चैप्टर के स्टार्ट में हम चैनलिंग को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक शॉपर लिए कहीं जा रहा था। वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और हर तरफ चेरी के फ्लावर्स फैले हुए थे। जाते हुए चैनलिंग सीनियर के बारे में सोच रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो सैड होते हुए सोचता है, अगर मुझे नाइटमेयर्स ना भी आते तब भी सीनियर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सीनियर हमेशा से ही हर तरह से मेरी हेल्प करते हैं और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और इन सब चीज़ों के बावजूद मैं उनके लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद वो चेरी के एक फ्लावर को पकड़ते हुए सोचता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सीनियर को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और मैं सीनियर को ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए क्या फ़ील करता हूँ। मगर अगर सीनियर ऐसा फील ना करते हुए तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएंगी। ये सब सोचते हुए अचानक से उसे हमारे फोक्स का ख्याल आता है कि वो किस तरह से उसकी केयर कर रहा था। ऐसे वो काफ़ी प्यार से उसके फिंगर्स पर किस कर रहा था। ये याद आते ही वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। इसके बाद वो हैरान होते हुए सोचता है, क्या 15? मैं अचानक से उसके बारे में क्यों सोचने लगा। इसके बाद वो फ्लावर को अपने हाथ से फेंकते हुए सोचता है, वो तो बिल्कुल इस तरह है जैसे मेरे ड्रीम में कोई ओल्ड गार्ड मुझे प्रोटेक्ट कर रहा हो। वैसे मैं अब उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ और मुझे हमेशा सीनियर के लिए इतना ज़्यादा गिल्टी क्यों फील होता है। इसके बाद हम डायू को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा उसे ईवल के बारे में सोच रहा था। मैं उस ईवल को खुद पर हावी होने से रोक सकता हूँ और इसी तरह ही मैं चैनलिंग को बचा पाऊंगा। डायू को ऐसा सोचते देखकर वो ईवल उसके पास आता है और बोलता है, तुम ये चाहते हो कि वो तुम पर डिपेंड करे और तुम्हें कभी छोड़कर ना जाए। फिर काफ़ी ज़्यादा क्रीपी वे में बोलता है, उसे तो ऐसा लगता है कि जब वो तुम्हारे साथ होता है तभी वो ठीक से सो पाता है, मगर उस रेड हेयर वाले बीस्ट के आने की वजह से तुम्हारा सारा प्लान खराब हो चुका है और वो उसका सेवियर बन चुका है। ये कहते हुए वो ईवल काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, उस बेल को देखो, वो एक टोकन है कि तुम्हारा प्यारा मास्टर युनशु अभी भी उस बीस्ट को चाहता है। ईवल की ये बात सुनकर डायू बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो एक टोकन है। के बाद वो पास के एक सीन को याद करता है जहाँ लॉर्ड युनशु फोक्स के गले में उस बेल को पहना रहे थे। इसके बाद ईवल बोलता है, क्योंकि वो एक टोकन है, उसमें उन दोनों की प्योर ब्रीथ अभी भी प्रेजेंट है और ये बेल उन दोनों के रिलेशनशिप का एक साइन है। क्या तुम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? और जब तुम उस बेल को डिस्ट्रॉय करोगे तो वो मून बीस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर वो डायू को सैड होते हुए देखता है और पूछता है, क्या तुम उस ह्यूमन बीइंग को मिस कर रहे हो? ये तो बहुत अजीब बात है। वो अब युनशु नहीं है जो कि पहले हुआ करता था और वो सब कुछ भूल चुका है जो भी तुम दोनों के दरमियान था। के बाद वो ईवल डायू के बिल्कुल करीब आते हुए उसके फेस को पकड़कर ऊपर की तरफ करता है और काफ़ी क्रीपी वे में बोलता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें निकल जाऊं सिर्फ उस पर्सन की जान बचाने के लिए जिसे इस वक्त तुम याद भी नहीं हो। तुम्हारी बॉडी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। अगर तुमने दोबारा मेरी पावर का यूज़ किया तो मैं तुम्हें पूरी तरह से निगल सकता हूँ। इसके बाद वो ईवल बोलता है, उस पर्सन को मार दो और उसकी बॉडी मुझे दे दो, ऐसा करके ही तुम उससे छुटकारा पा सकते हो। जिसकी ये बात सुनकर डायू खुद को संभालते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर वो ईवल काफ़ी क्रीपी वे में हंसते हुए बोलता है, तुम अभी भी उस ह्यूमन को बचाना चाहते हो? क्या तुमने कभी सोचा है अगर किसी दिन उसे पता चल गया कि उन सब नाइटमेयर्स की वजह तुम थे, तो क्या वो फिर भी तुम्हें लाइक करेगा? इसकी ये बात सुनकर डायू काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं उसे कभी भी ये पता चलने नहीं दूंगा। इसके बाद वो कुछ करने लगता है और बोलता है, आज रात मैं उसे बहुत अच्छा ड्रीम दिखाने वाला हूँ। वह सीन चैनलिंग की तरफ शिफ्ट होता है जो कि अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। इतने में उसे मैसेज आता है। जब वो अपने मोबाइल को चेक करता है तो देखता है कि डायू ने उसे मैसेज किए थे। मैसेज में लिखा था कि मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। वो रोज़ और कैक्टस मैं उन दोनों को साथ लेकर जा रहा हूँ। उनका ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अभी अभी मैंने जो कुछ भी तुमसे बोला था उस बात का बुरा मत मानना। ये बात चैनलिंग को उसके ड्रीम में दिखाया जाता है जहाँ वो एक क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये एक और सिल्वर माइन है। हम देखते हैं कि इस दफ़ा उसने एक शॉपिंग बैग कैरी किया हुआ था जो कि वो अपने ड्रीम में अपने साथ लाया था। इतने में वो फोक्स अचानक से चैनलिंग के सामने आ जाता है जिसे देखकर वो काफ़ी बुरी तरह से शॉक हो जाता है। मगर वो फोक्स तो उल्टा लटकते हुए काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था और खुश होते हुए बोलता है, हे चैनलिंग, फाइनली तुम यहाँ आ गए हो। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है मगर ये इतना ज़्यादा इजी नहीं है। वो ये बोल ही रहा था कि चैनलिंग की नज़र अपनी बेडशीट पर जाती है जो कि अभी भी फोक्स ने पहनी हुई थी और वो बेडशीट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गंदी थी जिसे ऐसे देखकर चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करने लगता है
और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें पहले अपने कपड़ों को चेंज कर लेना चाहिए। ये बोलते हुए वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग उसकी तरफ कर देता है। मन में सोचता है, ये बेडशीट तो किसी पोचे से भी ज़्यादा गंदी लग रही है और तुम इस तरह क्यों लटके हुए हो। इसके बाद फोक्स नीचे उतर आता है और अपने क्लोथ्स को चेंज करने लगता है, क्योंकि ये सब कुछ चैनलिंग के सामने कर रहा था, जिसे देखकर चैनलिंग जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है और सोचता है, वैसे तो ये एक ड्रीम है, मगर ये बेटर होगा कि मैं इसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखूं। सच में इसे अपनी बाउंड्रीज के बारे में किसी किस्म की कोई सेंस नहीं है। इसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो चीज़ें मैं ड्रीम में लेकर आता हूँ वो रियलिटी में डिसअपेयर हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि ये ड्रीम एक ड्रीम नहीं है, ये तो बिल्कुल एक अदर वर्ल्ड की तरह लगता है। इतने में हमारा फोक्स बोलता है, मैंने ये पहन लिए हैं, वैसे ये किस तरह के कपड़े हैं। इसकी ये बात सुनकर चैनलिंग उसकी तरफ अपने फेस को टर्न करता है और देखता है कि फोक्स उन कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इसके बाद फोक्स काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा है कि किसी मेल डॉग ने इस तरह की अजीबोगरीब पैंट पहनी हुई हो। पर चैनलिंग तो कंटिन्यूसली उसे देखे ही जा रहा था और मन में सोचता है, सच में इन कपड़ों में तो ये एक रियल मैन की तरह लग रहा है। वैसे मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी तरह से इन कपड़ों को पहन सकता है। ये तो अचानक से एक ओल्ड मैन की बजाय एक सुपर मॉडल में चेंज हो गया है। इसके बाद वो सोचता है, ये कपड़े मुझे आर्ट क्लब वालों ने दिए थे, मगर ये साइज ये मेरे लिए सूटेबल नहीं था। मैं इन कपड़ों को फेंकने वाला था, पर ऐसा करने की वजह से मुझे बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि सारा दिन मैं इन कपड़ों को संभाल रहा था। इतने में फोक्स अपने बाजुओं को ऊपर नीचे मूव करते हुए सोचता है, ये ड्रेस तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, यहाँ तक कि मैं ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा। ये तो उस बेडशीट की तरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसके बाद वो चैनलिंग की तरफ देखते हुए सोचता है, इसके कपड़े तो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं, मैं वो कपड़े पहनना चाहता हूँ। ये सोचते ही वो जल्दी से हमारे चैनलिंग के ऊपर जंप लगा देता है। चैनलिंग उसे ऐसा करते देखकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए उसे खुद से दूर करने लगता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अचानक से ही मेरे पास नहीं आ सकते। उसकी यह बात सुनकर फोक्स तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद चैनलिंग उसके फेस पर हाथ रखते हुए उसे दूर करता है और बोलता है, और इसके अलावा लास्ट टाइम जो तुमने मुझे किस किया था, ह्यूमंस नॉर्मली ऐसा नहीं करते। ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और अपने फेस को टर्न कर लेता है और फिर आहिस्ता से विस्पर करते हुए बोलता है, अगर वो कुछ ऐसा करते भी हैं तो एक ह्यूमन के साथ ही करते हैं, ना कि एक मॉन्स्टर बीस्ट के साथ। ये बात थोड़ी सी फोक्स को भी सुनाई देती है, मगर उसे ठीक से समझ नहीं आती और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से चैनलिंग से पूछता है, तुमने अभी भी क्या बोला। इस पर चैनलिंग बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, और मन में सोचता है, अगर मैंने इसे बता भी दिया तो ये नहीं समझने वाला। के बाद चैनलिंग थोड़ा पीछे होते हुए स्माइल करता है और फोक्स से पूछता है, बाय द वे तुम्हारा ऐसे कहने का क्या मतलब था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। इसे सुनकर फोक्स काफ़ी ज़्यादा प्राउड वे में हंसने लगता है और बोलता है, मैंने उस मेंटल बैरियर को ब्रेक करने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये बोलते हुए वो काफ़ी क्यूट वे में अपने एयर्स को भी मूव कर रहा था। इसके बाद वो बोलता है, ये बड़ा टीमन तुम्हें उस अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाएगा। जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से हमारे फोक्स के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, क्या सच में 15 तुमने रास्ता ढूंढ लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बात जब उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है कि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेता है। इसके बाद वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए स्माइल करने लगता है। इतने में फोक्स उसे कमर से पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है और उसके फेस पर हाथ रखते हुए काफ़ी प्यार से बोलता है, ये एक काफ़ी ज़रूरी प्रोसेस है। इसे ऐसा करने की वजह से चैनलिंग मन में सोच रहा था, मुझे इसके बारे में सोचना बंद करके कंसंट्रेट करना होगा। इतने में हम देखते हैं कि फोक्स की पावर की वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा रोशनी होने लगती है और जैसे ही चैनलिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है, वो देखता है कि वो एक बोर्ड के अंदर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है और वो बोर्ड समुंदर के बीचों बीच है, जिसे देखकर चैनलिंग सोचता है, ये क्या है। इसके बाद वो अपने चारों तरफ देखता है, मगर फोक्स कहीं भी नहीं होता, जिस पर वो उसे बुलाने लगता है और बोलता है कि तुम कहाँ हो। इसके बाद उसकी नज़र अपने हेयर्स पर पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे। उसके हेयर इस वक्त बिल्कुल लॉर्ड जुनशू की तरह लग रहे थे, जिसे देखकर वो बोलता है, ये क्या है। ये बोलते हुए वो अपने हेयर्स को पकड़ता है और बोलता है, मेरे बालों के साथ क्या हो गया। इसके बाद वो बोलता है, यकीनन 15 ने कोई रास्ता ढूंढ लिया है और वो अम्यूजमेंट पार्क में मेरे पेरेंट्स को भी ढूंढ सकता है। और अचानक से ये क्या हो गया, मैं यहाँ क्यों हूँ। में हम देखते हैं कि कुछ मछलियाँ उस बोट के चारों तरफ घूमने लगती हैं, जिन्हें देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इतने में वहाँ एक पिजन आता है, जिसने अपने पंजों में चेरी के फूल कैरी किए हुए थे। उस बोर्ड के ऊपर आते हुए उन फ्लावर्स को चैनलिंग के ऊपर गिराने लगता है। चैनलिंग तो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। इतने में उस बोर्ड के एक कॉर्नर में एक डोल अपेयर होती है। चैनलिंग उस डोल को पकड़ लेता है और बोलता है, ये डोल तो बिल्कुल सीनियर डायू की तरह लग रही है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं सीनियर डायू को अपने ड्रीम में देख पाऊंगा। मगर ये तो एक डोल है। इसके बाद चैनलिंग कुछ देर के लिए उस डोल को देखते हुए कुछ सोचता है और फिर बोलता है,
मुझ में इतनी ज़्यादा करेज नहीं है कि मैं सीनियर को सामने से ये बोल सकूं, मगर ऐसा लगता है कि एक डॉल को भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। ये बोलते हुए वो उस डॉल को हक कर लेता है और बोलता है, सीनियर, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रही थी, क्या सच में ऐसा है? जिसे सुनकर चैनलिंग जल्दी से अपने हाथ में मौजूद उस डॉल की तरफ देखता है, मगर वो डॉल तो वहाँ से डिसअपेयर हो चुकी थी। इतने में उसे फील होता है कि इसके पास कोई है। जब वो उस तरफ देखता है तो वहाँ सीनियर डायू था और वो काफ़ी प्यार से चैनलिंग की तरफ देख रहा था, जिसे अपने पास देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, सीनियर आप यहाँ? मगर डायू तो काफ़ी सीरियस वे में उससे पूछता है, तुमने अभी अभी जो कुछ भी बोला क्या वो सच था? इसकी ये बात सुनकर चैनलिंग ब्लश करने लगता है और बोलता है, वो मैं। बोलते हुए वो अपने हाथ को चैनलिंग के हाथ के करीब रखता है और आहिस्ता से उसे टच करता है। इसके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग का फेस तो बिल्कुल रेड हो चुका था। जल्दी से अपने फेस को टर्न करता है और सोचता है वो तो बस एक डॉल थी और अचानक से ही सीनियर रियल में यहाँ क्यों आ गए। इसके बाद वो सोचता है, ओप्स, उसने वो सब कुछ सुन लिया होगा, अब मैं उन्हें क्या आंसर करूँगा। सीनियर को ये बुरा लगा होगा। इतने में डायू चैनलिंग के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसे ऐसा करते देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद डायू उसके करीब आते हुए बोलता है, मैं भी तुम्हारे बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचता हूँ जैसा कि तुम सोचते हो। ये बोलते हुए वो चैनलिंग के और ज़्यादा करीब आने लगता है। वो चैनलिंग को बिल्कुल किस करने वाला था। इतने में चैनलिंग खुद को कंट्रोल करने का ट्राई करते हुए उसे पीछे हो जाता है, मगर डायू तो उसे पीछे हटने की बजाय उसके करीब जाकर उसे बैक हग कर लेता है और आहिस्ता से उसके हेयर्स को पकड़ता है। इसे ऐसा करते देखकर चैनलिंग बोलता है, मुझे नहीं पता कि मेरे हेयर्स अचानक से इतने लॉन्ग क्यों हो गए। मगर चैनलिंग तो उसके हेयर्स को अपने फेस के करीब करते हुए उन्हें स्मेल करने लगता है और बोलता है, आई लव यू सो मच। इसके बाद वो चैनलिंग के एयर के बिल्कुल करीब अपने फेस को करता है और आहिस्ता से बोलता है, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी बॉडी का हर पार्ट, मुझे वो सब कुछ पसंद है। ये बोलते हुए वो चैनलिंग की चेस्ट पर टच करने लगता है। इसके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग को एक मेमोरी याद आती है, जिसमें रेड हेयर वाला पर्सन लॉर्ड युनचू के फेस को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए यही सब कुछ बोलता है, जिसके याद आते ही चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं।